हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 24 फरवरी से हिंदी का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज रात मात्र इस पेपर को हल करके ही बोर्ड के एग्ज़ाम में जाइएगा। एकदम रियल पेपर है। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया सभी प्रश्न है। देखिए, ये आपका 2025 में 100% 24 फरवरी को आने वाला पेपर है। पेपर का सेट आप देख सकते हैं, HG है। यहाँ पे सबसे पहले आप अनुक्रमांक लिख लीजिएगा और अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका जो समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा आपका, और जो पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है कि 15 मिनट तक आप प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप देख लीजिए। सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। यह प्रश्न जो रहेगा 2 खंडों में खंड और खंड ब में विभक्त होगा। खंड अ में 1 अंक का 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। ठीक है, काला करके चिन्हित करें। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्र पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटना है, न इरेजर न वाइटनर, इन सब का कदापि प्रयोग नहीं करना है। प्रश्न के अंक उसके अंक सम्मुख है, यानी कौन से प्रश्न कितने नंबर का रहेगा उसके सामने लिखा रहेगा। खंड ब 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न रहता है। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही देना है आपको। प्रथम प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न पत्र तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय आपको नष्ट नहीं करना है। ये समान निर्देश आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पहला प्रश्न आपका है। सभी प्रश्नों के एकदम रट लीजिए आप। ठीक है, अब समय नहीं रह गया आपके पास। सभी प्रश्न जितने बताएंगे सभी प्रश्नों को आप रट लीजिएगा, देख लीजिए। खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपके पहले रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। तो ये आपके सामने 4 इसका ऑप्शन है कि वैदेही वनवास के यहाँ पर रचनाकार कौन है। तो देखिए इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं। देखिए यहाँ पे जो टिक लगाई ये मत समझिएगा कि सही जवाब है। इसमें से सही जवाब आपको बताने वाले हैं। ये आपका वायरल पेपर हो गया है ना, ये जो वायरल पेपर हो गया है तो 24 फरवरी को आने वाला है। तो इस पेपर को एकदम देखिए। ठीक है, देख लीजिए वायरल है तभी यहाँ पे निशान लगा है इस प्रकार से। तो जो यहाँ पे निशान लगा कोई जरूरी नहीं कि आंसर आपका सही होगा। जो आंसर सही होगा उसको हम बताने वाले हैं आपको। देखिए अगला है कि प्रयोगवाद के कवि कौन है। तो देखिए ये आपके सामने 4 ऑप्शन इसका दिया गया है। तो प्रयोगवाद के जो कवि है अज्ञेय जी हैं। इस प्रश्न सही जवाब क्या हो जाएगा, पी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए आप। भाव विलास के रचनाकार है, यानी भाव विलास किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये भाव विलास देव के द्वारा लिखा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही रहेगा आपका। अगला है छत्रसाल दशक किनकी रचना है। तो छत्रसाल जो दशक है ये जो रचना है भूषण जी की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा कि छत्रसाल दशक जो है भूषण जी की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं, यानी कि इसके रचनाकार कौन है। तो ये इसका आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो कला और देखिए कला और बूढ़ा चाँद के जो रचनाकार है ये है आपका सुमित्रानंद पंत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कला और बूढ़ा चाँद किसके द्वारा लिखा गया है, सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, यानी कि जो नीड़ का निर्माण है किसके द्वारा लिखा गया है, यानी विधा आपको बताना है। देखिए यहाँ पे विधा है तो ये आत्मकथा है। क्या है, इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नीड़ का निर्माण जो है एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक है। इसमें से आपको बताना है कि शुक्ल युग के लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो शुक्ल युग के लेखक हैं आपके श्याम सुंदर दास जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन इसमें से बताना है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए आपका दिया है कि शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो देखिए ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। जो शशांक है
ये लिखा गया है आपका विष्णुकांत शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे सही कथन पूछा है। आकाशदीप किसके द्वारा लिखा गया है? तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, जबकि यहाँ राम कुमार वर्मा है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं ये साहित्य के जनक नहीं माने जाते हैं, ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो ये भी आपका कथन क्या है? गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं जो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। क्या भूलूं क्या याद रखूं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। तो इस चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जो सही है, ये आपका प्रश्न ही यहाँ पे आप गलती है, ठीक है। इस चारों में से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? यानी परीक्षा गुरु के बारे में बताना है कि ये क्या है, आत्मकथा है, एकांकी, उपन्यास या रेखाचित्र है। तो परीक्षा गुरु जो है आपका एक उपन्यास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं, यानी बाण भट्ट जो है बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार इसमें से बताना है किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राघव राघव, धर्मवीर भारती, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न, रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग आपको बताना है कि इसके कितने अंग होते हैं रस के। तो देखिए रस के टोटल कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। रस का टोटल कितने अंग है? 4 अंग हैं। अगला देखिए 12 नंबर का, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपको क्या बताना है? अलंकार बताना है, ठीक है। तो देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में जो अलंकार पाया जाएगा रूपक अलंकार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा आपका। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखिए आप सोरठा हुआ, रोला हुआ, इसको एकदम पढ़ के जाइएगा बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपका क्या है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 14 नंबर का, कि निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है कि जो निर्दय है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, डी नहीं ऑप्शन होगा। यहाँ पे निर तो रहेगा ही, लेकिन छोटी की मात्रा है ना, यहाँ पे जब छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा होना चाहिए और र होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर होगा, ठीक है। अगला देखिए, नील गाय में कौन सा समास है? इस प्रकार से आपसे समास भी पूछा जाएगा, तो आप जरूर याद रखिएगा। नील गाय में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, इसको याद रखिएगा। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नील गाय में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, खेत का तत्सम रूप आपको बताना है। खेत का तत्सम रूप क्या होता है? तो खेत का जो तत्सम रूप होता है, मतलब देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तत्सम मतलब क्या होता है। तत्सम मतलब होता है शुद्ध रूप। खेत को क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। खेत का जो तत्सम रूप होता है क्षेत्र होता है। अगला देखिए, युष्मद् शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप बताना है कि युष्मद् शब्द का जो पंचमी विभक्ति और बहुवचन रूप में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे युष्मद् का याद रखिएगा, जब पंचमी विभक्ति और बहुवचन रूप में युष्मत् होता है। क्या होता है? युष्मत्। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर का, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? आप जरूर इसको पढ़ के जाएगा। भाववाच्य, कर्ता, कर्म, ये जरूर पढ़ के जाएगा। बोर्ड के एग्जाम में 100% सवाल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की प्रधानता होती है। इसमें सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी तो उसके कर्ता की प्रधानता बोलेंगे, जिसमें कर्म की प्रधानता होगी तो उसे कर्म की प्रधानता बोलेंगे। इसको देखिए कर्ता, कर्म और भाववाच्य, इसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है।
अगला देखिए, वाक्य के कितने तत्व होते हैं। आपको वाक्य के कितने तत्व होते हैं इसे जरूर पढ़िएगा। तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं, 2 तत्व होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वाक्य के 2 तत्व होते हैं। अगला देखिए 20 नंबर का, देखिए 20वां नंबर का जो सवाल है, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। ठीक है, देखिए अविकारी पद को अव्यय पद के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अव्यय पद। ठीक है, अब अव्यय मत लगाइएगा, अवयव पद लगाइएगा, यही अविकारी पद को जाना जाता है। यहाँ पे जितने सवाल बताए गए हैं ये एकदम रियल है। आपके पेपर में 24 फरवरी को जाएंगे देने के लिए बोर्ड के एग्जाम ना, उसमें देख लीजिएगा मैक्सिमम सवाल आपके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है, खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न रहने वाले हैं आपके। पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। टोटली 6 नंबर का रहने वाला है। देखिए आप इसको तो एकदम पढ़ के जाइएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% की गारंटी देते हैं कि ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। देखिए क्या है, कुसंग का जवाब सबसे भयानक होता है। ठीक है, फिर यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप देखिए यहाँ से जब देखें कुसंग का जवाब सबसे भयानक होता है। ये जो किस पाठ से लिया गया है, तो ये जो पाठ का नाम है मित्रता, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, इसके जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो देखिए इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछता है, गद्यांश का सारांश पूछता है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इसमें सभी का आंसर आपको बता देते हैं। तो देखिए आपको इस प्रकार से, देखिए आपको यहाँ से करवा देते हैं। देखिए ये देख लीजिए बोर्ड के एग्जाम में कितने बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, ये पेपर में भी वायरल हो चुका है। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए संदर्भ तो यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन संदर्भ आपसे पूछ देगा तो कैसे लिखेंगे। संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये आप लिख देंगे। फिर जो रेखांकित अंश उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, बुरी संगति भयानक रोग सदृश है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई हो तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन पर दिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। ठीक है, इस प्रकार देखिए अगला कुसंगत, यहाँ से आप अगला प्रश्न जो ये है कि गद्यांश का सारांश क्या है, तो वह सारांश आपको बता रहे हैं। यहाँ पे सारांश देख लीजिए इसका, कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है, दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता है, अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। अब देखिए कुसंग पैरों में बधी चक्की के समान किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु समान है। अब सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या है, मजबूत सहारा। सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या है, मजबूत सहारा। देखिए आप पूछा भी है सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या है, तो मजबूत सहारा है। तो देखिए ये एकदम वायरल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम यदि कॉपी पे लिखते तो बहुत ज़्यादा समय लगता, इसीलिए कॉपी पे ना लिखे सीधे आपको जो प्रश्न दिया है उन्हीं प्रश्नों को डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अथवा में दिया है, एक प्रश्न कर लेंगे तो इस प्रश्न को आपको छोड़ देना है, अन्यथा इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं, तैयार करना चाहे तो इस प्रश्न को भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। टोटली कितने नंबर का रहता है, 6 नंबर का रहने वाला है। यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान से पढ़ना। इससे संबंधित प्रश्न क्या है, संदर्भ पूछा जाएगा आपसे, रेखांकित अंश की व्याख्या, पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्ति एक किसके लिए प्रयुक्त है तथा इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए आपको सीधे इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखे नहीं, इसलिए कि आपको कम समय में सारे प्रश्नों को आपको कराना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यही वाला आपके पेपर में आया हुआ है। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप, तो पहले आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है। ये तो इसका जवाब हो जाएगा, संदर्भ ये हो जाएगा।
फिर इसका देखिए आपको व्याख्या करना रहेगा, तो कैसे करेंगे आप व्याख्या कर दीजिएगा। यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता जब वन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें देखकर गांव के नर नारी आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसी मन को हरण करने वाली मूर्ति के बिछुड़ जाने पर पता नहीं इनके प्रेमी कैसे जीवित हैं। हे सखी, ये रोज राजकुमार आंखों में रहने योग्य है, भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास किया। ठीक है, अब देखिए इसमें अलंकार आपसे पूछा है, तो अलंकार में आप याद रखिएगा कि इसमें रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न को एकदम तैयार कर लीजिए। देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको बता दिए, सभी प्रश्नों को देख लीजिए, सिर्फ एक बार देख लीजिए जिससे आपको पाठ का नाम ये सब पता रहे। ठीक है, कम से कम अथवा में दिया है तो आप ऊपर वाला प्रश्न आपको बता दिए हैं, तो इस प्रश्न को आप चाहे तो तैयार कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न को देख सकते हैं, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, इसको यहाँ तक पढ़ लीजिए, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। देखिए आपके सामने तीसरा नंबर का सवाल है, निम्नलिखित संस्कृत गद्य अवतरण में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये टोटल 5 नंबर का आता है। देखिए वाराणसी मतलब वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, इस प्रश्न को एकदम तैयार कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अथवा में दिया है, तो इस प्रश्न यानी दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है, तो आपको पाठ का नाम जब बता दिए हैं तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगला देखिए आपका अगला है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना रहेगा। टोटल ये 5 नंबर का रहता है। यहाँ पे आप इस पद्यांश को देख सकते हैं, इस पद्यांश को पढ़िए। पद्यांश को पढ़ने के बाद इसका पूरा एकदम डिटेल में आप तैयारी इसका कर लीजिए। देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछता है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। टोटल ये 5 नंबर का रहता है। तो आपको देखिए हम बता देते हैं, आप जयशंकर प्रसाद हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बस इन्हीं तीनों का जीवन परिचय आप याद रखिए। इन्हीं में से एक का जीवन परिचय आपके बोर्ड के एग्जाम में लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का ये प्रश्न आने वाला है। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। टोटल ये 5 नंबर का रहता है। देखिए आपको हम बता देते हैं कि सूरदास के साथ में तुलसीदास का भी जीवन परिचय आप याद रख लीजिए। सिर्फ आप तुलसीदास और सूरदास इसी में से आपके बोर्ड के एग्जाम में एक मिल जाएगा, और इस साल आपको गारंटी देते हैं कि तुलसीदास का जीवन परिचय तो एकदम याद करके ही जाइएगा। ठीक है, तो आपको तुलसीदास का जीवन परिचय जरूर याद कर लीजिएगा, और सूरदास का, तो इसमें से आपको एक लिखने के लिए रहेगा। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं, तो और जैसे मैथिली शरण गुप्त हुआ, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एकदम याद कर लीजिए, 5 नंबर का आपके पेपर में आने वाला है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये 2 नंबर का रहने वाला है, तो आप एक श्लोक जरूर याद कर लीजिए। आपसे 2 नंबर का ये सवाल पूछता है, क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देना है। जैसे पहला है सर्वे यात्री दृष्टवा अहसन, तो देखिए इस प्रकार से आपसे 4 प्रश्न पूछेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इन चारों में से केवल 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है। 2 प्रश्नों को आप छोड़ देंगे। यहाँ पे आप इसको पढ़ के इस प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। ये टोटल 7 नंबर का रहेगा। जैसे देखिए विज्ञान वरदान अभिशाप, नारी सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत पर अभियान, छात्र और अनुशासन। तो इन चारों में से किसी एक पर ही आपको क्या करना रहता है, निबंध लिखना रहता है। ये टोटल आपका 7 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। तो आप जरूर विज्ञान वरदान अभिशाप जरूर याद करके इसको जाइएगा। निबंध एकदम पढ़ के जाइए, कैसे लिखा जाता है ये तरीका आप सीख लीजिए। ठीक है, देखिए आपका लास्ट प्रश्न है जो 4 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। क्या है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद देना, उस पर पत्र आपको लिखना है। या अथवा राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायत पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में आपके संपूर्ण पेपर बता दिए हैं। जितना भी पेपर कराया जा रहा है, सिर्फ पेपरों को हल करके भी बोर्ड के एग्जाम में चले जाएंगे। तो आपको 70 नंबर का जो पेपर लिखित है, इस 70 नंबर में से आपको 60 नंबर कहीं पर नहीं गया है। 60 नंबर ये पा जाएंगे और 30 नंबर आपके स्कूल से मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 90 नंबर आप आसानी से हिंदी में पा सकते हैं। बस जितना पेपर कराया जा रहा है सभी पेपरों को आप हल करके चले जाते हैं। तो ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।